राही मासूम रजा जी के बहुचर्चित उपन्यास आधा गांव के पिछले एपिसोड में हमने जाना कि ब्रिटानिया सरकार और जर्मन के बीच में चल रहे युद्ध की जब समाप्ति होती है उसके बाद तनु जो है वो अपने गांव गंगौली की तरफ लौटता है। जैसे जैसे वह गंगौली के नजदीक पहुंच रहा होता है वैसे वैसे उसकी नॉस्टैल्जिक फीलिंग भी बढ़ रही होती है। गांव पहुंचकर उसे बड़ी हैरानी होती है कि 6 साल में कितना कुछ बदल गया है। और एपिसोड हमने खत्म किया था कि साथ की मजलिस के लिए तनु जो है वो मस्जिद में जाता है। अब हम एपिसोड को वहीं से पिक करेंगे, 2-4 लाइनें पीछे से पढ़ूंगी ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। 6 बरस के बाद उस मानुस रास्ते पर चलना तनु को बहुत अजीब लगा। बस वाणी जस की तस थी, जुलाहों के मकान जैसे के तैसे थे। अंजुमन हुसैनिया की अधूरी मस्जिद उतनी ही अधूरी थी और उसी तरह गड़ई में झांक झांक कर अपना मुंह देख रही थी और अपने अधूरेपन पर शर्माए जा रही थी। किराए के इक्का दरवाजे से कुछ इधर ही दीवार पर टिका हुआ था। पास ही उसका घोड़ा घास खा रहा था और जमीन उसके पेशाब से भीगी हुई थी। फाटक से झांकने वाली गैस की रोशनी उसे बुरी तरह घूर रही थी। मजलिस शुरू हो चुकी थी। शब्बर मियां पढ़ रहे थे। शब्बर मियां की आवाज सुनकर उसके रोंगटे खड़े हो गए और उसकी आंखें भर आईं। आस्तीन से आंखें सुखाता हुआ वह फाटक में आया। शहनशीन का हरा तोड़दार दरवाजा खुला हुआ था। काले मखमल से मड़ा हुआ लकड़ी का खूबसूरत ताजिया अब भी उतना ही खूबसूरत था जितना खूबसूरत वह उसे छोड़ गया था। पंजों पर वही पुराना बनारसी दुपट्टा पड़ा हुआ था। फुस्सू मियां तो झप से अलमों को तस्लीम करके फर्श पर बैठ गए, मगर वह खड़ा रहा। उसने कलमे को उंगली उठाई और बोला, अस्सलामो अलैका या अब्बादी अल्लाह, अस्सलामो अलैका यबना रसूल अल्लाह, अस्सलामो अलैकुम वरहमुत्तल्लाह व बरकातुह। शब्बर मियां कह रहे थे। तो माफी चाहूंगी यदि प्रोनाउंसिएशन में कुछ गड़बड़ी हो गई हो, तहे दिल से माफी चाहती हूं अगर कोई गड़बड़ी हुई हो तो। शब्बर मियां कह रहे थे, यह हुसैन ही का काम था कि जब मौत और तबाही दरे खामा पर दस्तखत दे रही थी तो बच्चे खाली कूजे लिए अल अतश चिल्ला रहे थे। तो यहाँ अल अतश का नीचे फुटनोट में दिया हुआ है, प्यास प्यास चिल्ला रहे थे। और अली की बेटी जैनब एक खेमे से दूसरे खेमे में पानी ढूंढती फिर रही थी। तो हुसैना ने सोचा कि बार गाहे परवरदिगार में जाने से पहले अपने तमाम फरायज अदा कर लेनी चाहिए। चुनाचे जैनब से बोला, बहन बिन ब्याही कुबरा को छोड़कर खुदा के सामने कैसे जाऊं। और फिर मरहूम भाई की निशानी की तरफ देखकर हुसैन रो दिए। फुस्सू मियां ने इसके आगे सुनने की जरूरत महसूस न की। उन्होंने भुकार मार मार कर रोना शुरू कर दिया, मगर तनु के कानों में तो जाकर की आवाज कहीं दूर से आ रही थी। वह तो हैरान सा फर्श को देख रहा था। जहां गोरे दादा बैठा करते थे वहां अब मोहम्मद दा हैं। जहां मौलवी बेदार बैठा करते थे वहां उब्बाद हैं। जहां फुन्नन मियां बैठा करते थे वह जगह खाली है। इससे पता चलता है कि फुन्नन मियां मरे नहीं थे, वे सजा याफ्ता थे और लौट कर आने वाले थे, इसलिए उनकी जगह पर कोई और नहीं बैठा था। मिंबर के पीछे लड़कों का गोल तो था, लेकिन तनु 1-2 के अलावा किसी को नहीं पहचान सका था। और जिन लोगों को वह मिंबर के पीछे छोड़ गया था वे लोग मोहम्मद हुसैन के साथ बीच फर्श पर थे और उनके गालों में अंजुमन हुसैनिया की सियाह कफनियां थीं। नौह ख्वानी के वक्त वह अंजुमन के साथ खड़ा हुआ था। मशरू और मोहम्मद हुसैन मुस्कुरा दिए। मासूम और मद्दू ने उसे अपने बीच में जगह दी। मुनिस बिल्कुल सामने थे और शम्मू ने मुनिस के बगल से तन्नू के पास अपने चमकदार दांतों से मुस्कुराहट का पैगाम भेजा। हल्के के बीच में खड़े होने वाले लड़कों में वह किसी को ना पहचान सका, लेकिन जाहिर है कि वह खानदान ही के लड़के रहे होंगे। हुसैन हुसैन। तन्नू ने देखा वह मातम करने का फन बिल्कुल नहीं भूला था। उसके हाथ ठीक पड़ रहे थे। चुनाचे उसने सीना निकाल लिया। मातम होने लगा। हानियों और कवलों की कलमें हिलने लगी। न मालूम क्यों मातम की आवाज पर तमाम लोग रोने लगे। शब्बर मियां, अब्बू मियां, अग्गू मियां, वजीर मियां, फुस्सू मियां, हम्माद मियां, मुस्लिम मियां, डिप्टी अली हादी, गरज की तमाम लोग मुंह खोलकर रोने लगे।
मशरू मियाँ मातम करते करते बैठ गए और रोने लगे। अंदर से औरतों के रोने की आवाजें आने लगी। तनु इन आंसुओं का मतलब जानता था। वे जानता था कि लोग हुसैन पर नहीं रो रहे हैं, बल्कि अपने बाप का पुरसा दे रहे हैं। चुनाचे उसका हाथ तेज से तेज तर होता चला गया। मातम की लय ऊंची ही उठती गई। मुनिस ने दोनों हाथों से मातम करना शुरू कर दिया। मासूम को दोनों हाथों से मातम करने का फन नहीं आता था। उसका दाहिना हाथ बिल्कुल भर गया। गिग्गे, मन्नन और शम्मू वगैरह भी थक गए। हल्के में मातम करने वाले बच्चे थक थक कर बैठ गए, मगर तन्नू मातम करता रहा और मोमिनीन रोते रहे। रफ्ता रफ्ता मातम करने वालों की तादाद घटती गई और फिर अकेला तन्नू रह गया। उसके नर्म भूले भूरे बाल उसकी पेशानी पर थे और उसकी गर्दन की जुम्बिश के साथ हिल रहे थे। उसने हुसैन हुसैन कहना भी बंद कर दिया था। उसका हाथ चला जा रहा था। कौस बन रहे थे और बिगड़ रहे थे। फिर इमाम बाड़े की दीवारें उस पर झुक गईं और कवलों और हंडियों ने उसे घेर लिया। और तन्नू को जब होश आया तो वह बगली कमरे में था और हकीम अली कबीर उसे कोई मीठी चीज पिला रहे थे। उसने इधर उधर देखा। कमरा ठसाठस भरा हुआ था। उत्तर पट्टी और दक्षिण पट्टी के तमाम बुजुर्ग इकट्ठा थे और बच्चे दरवाजे से झांक रहे थे। फुस्सू मियाँ झांवा कर रहे थे। उसने उठकर बैठ जाना चाहा, लेकिन फुस्सू मियाँ ने उसके सीने पर हाथ रख दिया। लेटे रहूं अब ही थोड़ी देर? मैं ठीक हूं साहब। वह ना मालूम क्यों झल्ला गया। जाओ हाथ मुंह धोकर अपने कपड़े बदल लो, बशीर मियाँ ने कहा। यह गोया इशारा था कि सब खैरियत से है। लोग एक एक करके जाने लगे। हकीम साहब ने एक नुस्खा लिख दिया। उसे उब्बाद मियाँ खुद अपने उतार खाने में बांध लाए। फिर सिर्फ घर के लोग रह गए। इमाम बाड़े का गैस बुझा दिया गया। फर्श पर बिस्तर लग गए और तब अंदर से खाने का बुलावा आया। तन्नू को घर में 2-3 नई शक्लें नजर आईं। एक तो शब्बर मियाँ की लड़की जुहरा परवीन उर्फ मन्नो की थी। 2 बशीर मियाँ की लड़कियां महजवा उर्फ मुन्नी और अहमद बनी उर्फ सुरैया। मन्नो और सुरैया 2-2 बरस की थी और मुन्नी 5 साल की थी। अरे भाई ये कीमा लो, बशीर मियाँ ने कहा। जी ले तो रहा हूं, तनु ने कहा। लीजिए भी। सरवरी ने बड़े चम्मच से उसकी प्लेट में कीमा निकालना शुरू कर दिया। तुम्हारा लड़का कहाँ है? तन्नू ने पूछा। उसकी छुट्टी नहीं है, सरवरी ने यूं कहा जैसे उसकी छुट्टी ना होने का सारा कसूर तन्नू का ही है। अरे तुम मुझ पर खफा क्यों हो रही हो? इब्ने अली भाई को डांटो, तन्नू ने कहा। खाना खाओ, खाना खाओ। बशीर मियाँ ने अपनी प्लेट को घुड़का। दस्तर खुआने पर खामोशी से छा गई। लोग चुपचाप खाना खाने लगे। ए तन्नू, तू एको जर्मन अरमन को मरबो करिए के खाली धुई पटाख करके चले आइयो, बशीर मियाँ ने पूछा। जंग बड़ी ही बेहुदा चीज होती है साहब, तन्नू ने कहा। अपने साथियों के खून और जौहर के पानी में कोई फर्क नहीं रह जाता। जिस तरह आपको मुकदमों की मिसल देखने की आदत हो जाती है, उसी तरह हमें जख्म देखने और चीखें सुनने की आदत हो जाती है। एक बार खाना खाओ, बशीर ने कहा। तनु चुप हो गया। कमरे में सिर्फ निवालों की आवाज रह गई। तमाम लोग गर्दन झुकाकर खाने में मशगूल हो गए। मासूम बड़ी देर से मद्दू की प्लेट में पड़े गुर्दे की फिक्र में था। मद्दू ने उसे आखिर में खाने के लिए बचा रखा था। मद्दू जो पानी का गिलास उठाने के लिए झुका तो मासूम ने गुर्दा साफ कर दिया। तनु को यह हरकत बहुत अजीब और मुकद्दम मालूम हुई। उसके जहन में वे प्लेटें और वे मग्गे निकल आए जिन्हें उसे खुद धोना पड़ता था। दिमाग में बसी हुई इंसानी पसीने, खून और पानी की महक मिल गई। यह बात निकल गई कि जिन्हें उसने मारा वह उन्हें पहचानता भी नहीं था। तमाम बातों की जगह एक गहरी उदासी ने ले ली। यूं ही ना जाने कितने खानदान दस्तरख्वान पर न मालूम कितने लोगों की राह देख रहे होंगे जो वापस नहीं आएंगे। उसे न मालूम क्यों इतावली सिपाही याद आ गया जिसे खुद उसने अपने संगीन पर उठा रखा था। मरते मरते उसकी आंखों में एक हैरत थी। शायद वह कुछ सोच रहा था कि वह क्यों मर रहा है। उसने कुछ कहा भी, तनु उसे सुन न सका या समझ न सका। उसकी जेब में सुर्ख चमड़े का एक बटवा था। उसमें एक तस्वीर थी, एक जवान औरत, 2 बच्चे और एक बूढ़ी औरत। एक जेब में गेहूं के चंद दाने थे। मुमकिन है कि ये दाने खुद उसके खेत के रहे हों। वह चौंक पड़ा। उसने देखा कि मुन्नी कुछ पूछ रही है। हम ये पूछ रहे हैं कि रात को परछाई काहे न दिखाई देती, मुन्नी ने सवाल किया। हई लीजिए,
ये अंधेरे में परछाई देखी है? मद्दू ने कहा। सब परछाइयां मिल जाती हैं तो रात हो जाती है, मुनिस ने कहा। ना, मासूम बोला, जैसे हम लोग रात को सो जाते हैं ऐसे ही परछाइयां सब सो जाती हैं। लेकिन बेदखल करवाना कोई जुल्म नहीं। वजीर मियाँ बशीर मियाँ से कह रहे थे, भाई हम लोगों ने कभी बेदखली करवाई नहीं है। बशीर मियाँ ने कहा, और बेदखली कराए से फायदा का, जो खेतवा हमारे को मिलने वाला है। अकबर भी ने कहा, सल्लन ए सल्लन। बावर्ची खाने से वजीर मियाँ की बीवी की आवाज आई, नौज, ई सब लोग हुआ जाके का बैठ गई हो, और ई मिट्टी मली लतीफनी कहाँ है? बाजी जरा पानी दीजिए, मुनिस ने सल्लन से कहा। अरे भाई सल्लन, कुछ मीठा नहीं है क्या? बशीर मियाँ ने पूछा। अभी लाती हूं। दिल की वीरानगी में एक खंडहर था और हर आहट हर आवाज एक ईंट थी और कोई अनदेखा हाथ उन ईंटों को चुनता चला जा रहा था और तन्नू के घर का एक नक्शा सा बनता चला जा रहा था। तन्नू एक एक आवाज को पी रहा था। खाना खत्म हो गया। बशीर मियाँ और वजीर मियाँ बाहर चले गए। वजीर मियाँ तन्नू को भी ले जाना चाहते थे, लेकिन औरतों ने तन्नू को जाने नहीं दिया। लड़कियों ने उसे घेर लिया। बूढ़ियां पलंगों पर उकड़ों बैठ गई और तन्नू उन्हें मुल्कों मुल्कों की कहानियां सुनाने लगा। उसकी गोद में बैठी बैठी सुरैया सो गई। आप लोग मजलिस ना चलिएगा क्या? एक आवाज सुनकर तन्नू चौंका। ये अग्गू मियाँ की लड़की सईदा की आवाज थी। सईदा तन्नू से बहुत हिली हुई थी। वह उससे कोई 10-12 साल छोटी थी। तन्नू उसे बेहद चाहता था, इतना कि वह सल्लन या अफसरी को भी नहीं चाहता था, जो सगी बहने की तरह थी। वह सिर्फ सईदा को बचपन के छोटे छोटे तोहफे दिया करता था। कभी कभी तो अफसरी खफा हो जाती और सईदा और अफसरी में झूठा झुटोवल भी हो जाया करती थी। जंग के हैबतनाक दिनों और लंबी उदासी और खौफनाक रातों में भी, जब हर लम्हा बदन पर गोजर की तरह रेंग रेंग कर और सांपों की तरह फुंफकार कर गुजर रहा था, तब भी वे सईदा को नहीं भूला था। काहिरा में पहला तोहफा उसने सईदा के लिए ही खरीदा था। वह सईदा को देखकर बेसाख्ता मुस्कुरा दिया। अरे तुम तो बहुत बड़ी हो गई, उसने कहा। आदाब। सईदा उसके पास आ गई। तन्नू ने उसका सिर अपने सीने पे लगा लिया। अरे भाई तुम तो फैशनेबल हो गई हो, उसने कहा। और पहली बार उसने ये महसूस किया कि 6 साल बल्कि 6 सदियों की तवील गैर हाजिरी के बावजूद वह अपने घर की बोली नहीं भूला है। उसकी बोली, खड़ी बोली के सख्त और बेचलक लफ्जों को पिघलाकर नर्म कर लेने पर अब भी उसी तरह कादिर थी जिस तरह पहले हुआ करती थी। लियो, अंग्रेजी पढ़ रही तो इतरेबो न करे, रब्बन बी ने इकलौती आंखों को नचा कर कहा। क्या दादा ने तुमको पढ़ना मंजूर करा लिया? तन्नू ने हैरत से पूछा। जी हाँ, सईदा हंसी में 1st डिवीजन में हाई स्कूल पास किया है जनाब, और मैं अलीगढ़ में पढ़ती हूँ। हट झूठी, अल्लाह कसम। ए बहिनी, हई मुई अंग्रेजी की बात में अल्लाह मियाँ बेचारे को काहे घसीट रही हो? अकबरी भी बोली। मैं तो अग्गू से बहुत कहियो, बाकी ऊ तो लगे समझावे के जमाना बदल गवा है, और हई हो गवा है, हऊ हो गवा है, और गवा मोरी जूती। ये गिटर पिटर किहिन ना कि अग्गू की बाछा खिली ना। बड़ी नाम कर रही बेटी, जवान जहान लड़की अकेली अलीगढ़ पर रही, बाकी ना कहीं है पढ़ी है तो फैशन में जो पड़ जाइए हैं। भाड़ में जाए मुई ए मुआ फैशन। मगर यह तो बड़ी अच्छी बात है दादा, तन्नू ने कहा। अच्छा रह दियो, सारी बिरादरी में नाक कट गई। एके अलीगढ़ जाए से नुनहरे, पारे, जंगीपुर, अरजानीपुर, देवकठिया, कहीं मियाँ लोगन के कोनो लड़की अंग्रेजी पढ़ी है कि अगुए की लड़की पढ़ी है? बशीरो मुन्नी को अंग्रेजी पढ़ाए चाहिन मैं जूती लेके खड़ी हो गई हूं कि खबरदार जो तू ई सोचो। बताइए, लोग इतने जाहिल हैं कि पढ़ाई लिखाई के महत्व को भी नहीं समझते। और कैथरीन मेयोन की पुस्तक मदर इंडिया में हमने इस बात को बखूबी पढ़ा था कि किस तरीके से लोग जो है वो पढ़ाई लिखाई के महत्व को नहीं समझते थे। बहुत अच्छा किया दद्दा आपने, तन्नू ने कहा। सईदा ने मुंह बनाया। ई लोग तो बात का बुरा माने से कोनो फायदा ना है, उसके चुपके से कहा। सईदा मुस्कुरा दी और तन्नू के बालों में अपनी नाक रगड़कर भाग गई। ए दद्दा चलिए भाई,
जल्दी से मजलिस कर लिया जाए। सल्लन ने नौहे की बयाजें उठाते हुए कहा, अब हैं इहो मजलिस करे को है और उत्तरो पट्टी चले को है। तू तो ऐसा बिगड़ रही हो जैसे खास मोरी वजह से देर हो रही, अकबरी बी ने कहा और फिर उठी। लतीफा नी, उन्होंने नौकरानी को आवाज दी, हम लोग जा रहे हैं मजलिस करें, तैं तनी तन्नू के सिरवा में तेल डाल दे, उन्होंने तन्नू के बालों को छूते हुए कहा। औरतों के चले जाने के बाद सन्नाटा हो गया। इधर उधर पलंगों पर छोटे छोटे बच्चे सो रहे थे। सदर दालान के बीच वाले दर में एक बड़ी सी लालटेन लटक रही थी और आधे आंगन तक रोशनी फैला रही थी। लतीफा ने तेल की शीशी लेकर आई। तन्नू ने सर के नीचे तकिया को बराबर करने के बाद बदन को ढीला छोड़ दिया, मगर जब लतीफनी ने उसके बालों में तेल रखा तो उसका सारा बदन सनसना गया। फिर सनसनाहट बढ़ती गई। आखिर 2-3 मिनट के बाद उसने गर्दन मोड़कर देखा। लतीफनी 24-25 साल की एक खूबसूरत औरत थी। तनी ललटेनिया कम कर दे, आंख पर गड़ रही, उसने कहा। लतीफनी उठी, दर तक गई। उसकी चाल बहुत अच्छी थी। लालटेन कम करने के बाद उसने हाथ उठाया तो बदन के सारे खुतूत सांस लेने लगे। वह वापस आकर फिर तेल लगाने लगी। तनु ने अपने दोनों हाथ अंगड़ाई के लिए उठाए। वह हाथ शायद इत्तेफाक से लतीफनी के गर्दन में पड़ गए। छोड़िए, कोई देख ली है, लतीफनी गुनगुनाई। कोई ना देखी है, उसने खुश्क हलक से आवाज निकाली। लोग मजलिस करे गए हैं। और फिर उसे ऐसा लगा जैसे घर की दीवारें, दालान के गोल सफेद और चिकने खंबे, लालटेन, आंगन में लरसते साए सब उसे हैरत से देख रहे हैं और कह रहे हैं, तनु, लड़ाई खत्म हुई, यह तुम्हारा घर है। उसने लतीफनी की गर्दन से हाथ निकाल लिया। अग्गू मियाँ के घर से नौहे की आवाजें आ रही थीं। नाजुक हैं बहुत, पांव में पड़ जाएंगे छाले, कुर्बान में ए राह नजफ पूछने वाले। तनु नौहा पड़ने वाली हर आवाज को पहचान सकता था। उसने सोचा, क्या मैं वाकई लड़ाई पर गया था? क्या मैं वाकई 6 साल बाद आया हूं? अगर ऐसा है तो मैं कुछ भूला क्यों नहीं? मुझे तमाम बातें और तमाम आवाजें क्यों याद हैं? नौहा खत्म हो चुका था। औरतें मातम कर रही थी। हुसैन हुसैन, या सैयदी या अब्बास। तनु मुस्कुरा दिया। नहीं साहब, कोई ना कोई तब्दीली जरूर हुई है। सईदा अलीगढ़ में पढ़ रही है। गंगौली के सैदानिया सदियों से पुराने सादा और पुर असर मातम को छोड़कर लखनऊ और जौनपुर की मसनूई और बेतासीर मातमों में उलझ रही है। यानी फैशन गंगौली के मातम का दरवाजा खटखटा रहा है। यह अदा उसे अच्छी नहीं लगी। उसे यकीन था कि दद्दा और रब्बन दादी और खुर्शीद दादी और मुहस्सिना दादी और गोरी दादी ने ये मातम सुनकर जेरे लब नऊज जरूर कहा होगा और उनकी आंखों से बहता हुआ आंसू सहम कर खुश्क हो गया होगा। मजलिस खत्म हो गई। लतीफनी ने शिकायत की। तनु चौंका। उसने देखा कि लतीफनी अपनी छोटी छोटी कसी हुई छातियों को चोली के प्यालों में अणसने की कोशिश कर रही है और उसके सीने की नर्म और ताजा गंदुम जैसी मोटी जिल्द चांदनी में चमक रही है। वह तेजी से बाहर चला गया। तो इस तरह का जिक्र जो है ना, सोचने पर मजबूर करता है कि धार्मिक स्थलों पर क्या वाकई लोग जो है वो धार्मिक भावनाओं के साथ जाते हैं। मैं अक्सर सोचने पर मजबूर हो जाया करती हूं इस तरह के वाकया जब भी पढ़ती हूं या सुनती हूं किसी से। धार्मिक स्थल कोई भी हो, वे मेरी सोच को और ज्यादा पुख्ता करता चला जाता है इस बाबत। इमाम बाड़े के सहदरे में लोग सो चुके थे। एक ताक में शीशे का एक छोटा सा खूबसूरत लैंप ऊँघ रहा था। गुसलखाने के दरवाजे के पास गड़ा हुआ सफेद फरहरा हवा में हिल रहा था। सहदरे में मिंबर के ऊपर वाले दोनों पंजे मुंह पर बनारसी दुपट्टा डाले गहरी नींद में थे। दीवारों पर लगी हुई करबला और खयामे अहले बेत और जुल जनाह की तस्वीरें। तो जुल जनाह जो है नीचे फुटनोट में दिया हुआ है, जुल जनाह है इमाम हुसैन का घोड़ा। उसकी तस्वीरें मुर्दा लकीरों में तब्दील हो चुकी थी। पूरा वाले कमरे में बशीर मियाँ के ख्वाब से बोलने की डरावनी आवाजें आ रही थी। वह अपने बिस्तर पर लेट गया। उसने तकिए पर हाथ फेरा। फिर उसने साटन की फर्द को छुआ और तोशक के पहलू को गुदगुदाने के बाद वह मुस्कुरा दिया कि दद्दा शायद उसे अभी भी बच्चा समझती हैं।
जभी तो रात के सन्नाटे में लालटेन और मलगुजी रोशनी में वह पकी हुई गेहूं की ताज बाली की तरह ताजी और मीठी लतीफनी को उसके पास तन्हा छोड़कर चली गईं। उन्हें यह नहीं मालूम कि मैदान जंग में भूख किस कदर बढ़ जाया करती है। रोटी की भूख, प्यास की भूख और बदन की भूख। उसे 40-45 साल की वह बेनाम सिसिलियन औरत याद आई जिसके साथ उसने जिना किया था। रजामंदी का सौदा नहीं, जिना। अगर इतावली फौजें गंगौली आ जाएं तो क्या होगा, क्यों नहीं होगा। उसके रोंगटे खड़े हो गए। इमाम बाड़े के सहदरे में 7 मुहर्रम की उस रात को अपने सोए हुए अजीजों के मजमे में जाग कर उसने जंग को बड़ी बुरी गालियां दी। उसने देखा कि सफेद फरहरे के बांस से टिकी हुई वही बुढ़िया खड़ी है। उसने देखा कि मिबर के तीसरे जीने पर बैठकर वह बुढ़िया अपनी मजलिस पढ़ रही है, किसी अजनबी जबान में नहीं, साफ और शाइस्ता उर्दू में, मौलवी कब्बन के लहजे में, मौलवी इब्ने हसन नुन हरवी की सजी सजाई जबान में। उस वक्त तो उसकी समझ में बुढ़िया का एक लफ्ज भी नहीं आया था। उस वक्त तो वह सिर्फ आंखों की बेपनाह हैरानी और गहरी शिकायत और हिकारत और नफरत की जबान समझ पाया था। विद इन ब्रैकेट, शायद सारी दुनिया की आंखें एक ही जबान बोलती हैं। मगर इस वक्त गंगौली के बड़े फाटक में सहदरे में सिया मिंबर के पास नर्म और गर्म बिस्तर पर आराम से लेटने के बाद उस बुढ़िया की जबान खूब समझ रहा था। मैं जानती हूं मेजर हसन कि तुम सिर्फ मेजर हसन नहीं हो, तुम तन्नू भी हो, गंगौली की दक्षिण पट्टी के तन्नू, शब्बू मियाँ के इकलौते बेटे तन्नू, अकबरी बीबी के चहीते पोते तन्नू। क्या तुम्हें अपनी माँ याद नहीं आती? जरूर याद आती होगी। वह आज जिंदा होती तो मुझसे कुछ छोटी ही होती। जिसे तुम मेरा स्कर्ट समझ रहे हो ना, वह तुम्हारी माँ का गरारेदार पजामा है। पगले उतारो उतारो। चुप रहो, वह चीखा। उसकी आंखें खुल गईं। तो जंग कभी भी अच्छी नहीं होती और जंग का सबसे ज्यादा खामियाजा जो है वो औरतें ही भुगतती हैं। ऐसा लगता है कि औरतों के जिस्म नहीं होते, वो तो जंग जीतने के मैदान हुआ करते हैं। हर जवान जिसे हम अपने देश में, जब हमारे जवान आते हैं तो हम उनका तिलक लगाते हैं, उनका स्वागत करते हैं कि जंग जीत कर आए हैं। लेकिन उस दौरान उन्होंने कितने जिस्मों को रौंदा होता है, कभी इसका अंदाजा हमें लगता है? एक औरत होने के नाते मैं इसमें लिखे गए इस दर्द को जरूर महसूस कर सकती हूं। पता नहीं आपने इसको महसूस किया या नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चुप रहो, वह चीखा। उसकी आंखें खुल गईं। रात उतनी ही गहरी और उतनी ही उदास थी। आंगन में दो कुत्ते लड़ रहे थे और उसके गिर्द मूनिस, मद्दू, हद्दन, नस्सन, कैसर, हम्माद मियाँ और अब्बास मियाँ वगैरह सो रहे थे। लाहौल मिला कुव्वत, वह बड़बड़ाया। क्या बात है बेटा? हम्माद मियाँ ने पूछा। कुछ नहीं, ख्वाब देख लिया था, उसने कहा। सो जाओ। उसने करवट ले ली। उस बुढ़िया से जान बचाने के लिए वह लतीफनी के बारे में सोचने लगा, मगर वह उसके बारे में सोच ही क्या सकता था? वह उसे बिल्कुल नहीं जानता था। वह भी उस बुढ़िया की तरह बिल्कुल अजनबी थी। सुबह को जब उसकी आंखें खुली तो फर्श खाली था, तमाम बिस्तर उठाए जा चुके थे। लखना चमार आंगन में झाड़ू दे रहा था और गर्द भीगी भीगी फिर रही थी। उसने अंगड़ाई ली। मानूस छत और दीवारों को देखकर वह मुस्कुरा दिया। सलाम साहब, लखना ने कहा। सलाम। सब लोग कहाँ गए? गैल बाड़न लोग हकीम साहब कि हाँ मजलिस मां। वह मुस्कुराया। मैं बहुत सो गया, उसने कहा। लखना ने यह जुमला नहीं सुना क्योंकि वह फिर से झाड़ू में मशगूल हो चुका था। तन्नू फिर लेट गया। थोड़ी देर बाद वह करवटें और अंगड़ाइयां लिया करता रहा। फिर तकिए के नीचे से सिगरेट की डिब्बियां निकालकर उसने एक सिगरेट सुलगाई। अभी उसकी सिगरेट खत्म भी नहीं हुई थी कि मासूम की कायदत में उत्तर पट्टी के लड़कों का गोल बड़े दरवाजे में दाखिल हुआ। तो आज का ये एपिसोड हम यहीं विराम देते हैं। जंग कितनी जायज है, इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी के साथ आज का एपिसोड हम विराम देते हैं। अगले एपिसोड में मैं फिर आपके सामने हाजिर हो जाऊंगी। साल का ये आखिरी दिन आप लोगों को मुबारक हो। ये साल आपका कैसा बीता, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कोई ख्वाहिश आपकी अधूरी ना रहे आने वाले साल में,
इसी उम्मीद के साथ अलविदा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद। जय भीम।